हमारी प्यारी लॉयल यूट्यूब फैमिली के सभी भाइयों को नमस्कार। भाइयों, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूं जो काफी मेहनत से हॉरर कहानियां बनाता हूं, लेकिन मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता है। दोस्तों, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर कर दो। फिलहाल तो बस छोटा सा लक्ष्य रखा है। उम्मीद करता हूं आप इसे पूरा कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज बहुत दिनों के बाद रजत अपने गांव शहर से लौटा था। वह शहर में एक कंपनी में काम करता था। वह हंसमुख और मददगार स्वभाव का व्यक्ति था। हर किसी की सहायता करने को तैयार रहता। उसके घर में माँ, पिता और परिवार के अन्य सदस्य थे, जबकि पास वाले घर में उसकी दादी रहती थीं। गांव के लोग आपस में मिलजुल कर खुशी से जीते थे। कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अचानक उनकी इस खुशी को किसी की बुरी नजर लग गई। एक दिन रजत के घर की गाय जंगल में चरने गई, लेकिन शाम होने तक वापस नहीं लौटी। गाय को लेकर रजत के परिवार वाले चिंतित हो गए। रजत ने देखा कि गाय के घर नहीं आने से रजत की मां का चेहरा उदास हो गया था। पिता भी बेचैन लग रहे थे। रजत अपने घर वालों को बेचैन देखकर बोला, मां, पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर गाय को ढूंढ लाता हूं। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और चेहरे पर मुस्कान बिखरी हुई थी, जैसे वह कोई बड़ा काम नहीं बल्कि एक साधारण सी बात कह रहा हो। शाम हो रही थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान में नारंगी रंग फैल रहा था। रजत जंगल की ओर चल पड़ा। वह अपने तेज कदमों से जंगल के अंदर जा रहा था, लेकिन मन में सोच रहा था कि गाय कहां चली गई होगी। जंगल में घुसते ही घनी झाड़ियां और ऊंचे पेड़ों की छाया ने उसे घेर लिया। वह गाय को पुकारता हुआ आगे बढ़ता रहा, ओ गौरी, ओ गौरी। लेकिन रजत को उसकी गाय का कोई पता नहीं चल रहा था। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी गाय का पता नहीं चला। समय बीतता जा रहा था। जंगल में अंधेरा गहराने लगा। रजत ने सोचा कि शायद गाय जंगल के उस पार चली गई होगी, इसलिए वह उधर की ओर बढ़ा। रास्ते में अचानक उसे एक मरी हुई भैंस दिखी। भैंस का शरीर सूखा पड़ा था, जैसे उस भैंस में से सारा खून जैसे चूस लिया गया हो। उसकी गर्दन पर 2 गहरे दांतों के निशान थे जो डरावने लग रहे थे। रजत का दिल धक से रह गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उस भैंस का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वह रुककर उस दृश्य को देखता रहा। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। पास ही मदन काका जमीन पर बैठे हुए रो रहे थे। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। मदन काका का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उनके हाथ कांप रहे थे। वे बार बार सुबकते हुए कह रहे थे, ये सब उसी का काम है, ये सब उसी का काम है। उस मनहूस ने इस जंगल को उसने तहस नहस कर दिया। वो हमारे जानवरों को नहीं छोड़ेगी। उनकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे, जैसे कोई पुरानी याद उन्हें सता रही हो। रजत कुछ समझ नहीं पाया कि मदन काका किसकी बात कर रहे हैं। वह बस खड़ा होकर उन्हें देखता रहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल लग रहा था। रजत मन ही मन में वह सोच रहा था कि मदन काका की भैंस का इतना बुरा हाल किसने किया होगा। रजत ने मदन काका से पूछा, काका, ये भैंस को क्या हुआ और किसने किया ये सब? उसकी आवाज में चिंता थी, चेहरा उत्सुकता से भरा हुआ था और रजत की आंखें अजीब से सवालों से चमक रही थीं। मदन काका ने रोते हुए जवाब दिया, उसी मनहूस चैडिप ने, उस डायन ने ही किया है। उस मनहूस चैडिप के अलावा और कोई नहीं कर सकता ये काम। उनकी आवाज कांप रही थी और उनका चेहरा गुस्से और दर्द से लाल हो गया था और वे हाथों से जमीन पीटते हुए दहाड़ मार मार कर रोने लगे, जैसे सारी दुनिया का बोझ उनके कंधों पर हो। आंसू उनकी दाढ़ी में बह रहे थे और शरीर थरथरा रहा था। रजत पढ़ा लिखा लड़का था। शहर में रहकर विज्ञान और तर्क सीख चुका था। वह भला इन अंधविश्वासों को कैसे मानता? उसने हल्के से हंसते हुए कहा, क्या काका, आप भी चैडिप चैडिप कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई जंगली जानवर होगा जिसने ये खून पिया है। ऐसे जानवर इस जंगल में बहुत हैं। शायद कोई बड़ा सा चमगादड़ या वैम्पायर बैट होगा। ये सब उसी जंगली जानवर का किया धरा है। काका, आप शांत हो जाइए और जो हो गया सो हो गया। और आप रोना बंद कीजिए काका। उसका चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा था और रजत अपनी मुस्कान से मदन काका को दिलासा दे रहा हो। लेकिन मदन काका की आंखों में डर और यकीन था। वे बस सिर हिलाते रहे, पर उनका चेहरा उदास था। तभी रजत को घंटियों की आवाज सुनाई दी। वह आवाज जंगल के पास वाली नहर से आ रही थी।
रजत का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसकी आंखें चमक गईं और वह फूला नहीं समाया। ये तो हमारी गाय की घंटियों की आवाज है, वह उत्साह से चिल्लाया। उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि दांत चमक रहे थे और कदम खुद ब खुद उधर बढ़ने लगे। मदन काका ने उससे डांटते हुए रोका। अरे उधर मत जा, वो तेरे पीछे आ जाएगी। उनकी आवाज में डर साफ दिखाई दे रहा था। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। हाथ फैलाकर रोकने की कोशिश कर रहे थे। वे रजत को आने वाले खतरे से सचेत कर रहे थे, लेकिन रजत कहां रुकने वाला था। वह हंसते हुए बोला, काका चिंता मत करो, मैं गाय को ढूंढकर जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगा। और भागकर नहर की ओर चला गया। वह तेज कदमों से नहर की तरफ आगे बढ़ा जा रहा था। उसके मन में उत्साह भरा हुआ था, क्योंकि गाय जो मिल गई थी उनकी। वहां पहुंचकर रजत ने देखा कि उसकी गाय नहर के पास अजीब हालत में खड़ी थी। गाय की आंखें डरी हुई थीं, शरीर कांप रहा था और सांस तेज चल रही थी। उसकी पीठ पर कोई बड़ा सा कीड़ा चिपका हुआ था, काला और चिपचिपा, जो धीरे धीरे उसका खून चूस रहा था। कीड़े की आंखें लाल चमक रही थीं और वह गाय की त्वचा में गहराई तक घुसा हुआ लग रहा था। रजत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गुस्से से उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और उसने गुस्से में आकर उस कीड़े को हाथ से पकड़कर मसल दिया। उसके नाखूनों से कीड़े का पूरा खून निकल आया। फिर खुद से बड़बड़ाया, तो ये वो कीड़ा है जो जानवरों का खून चूस रहा है और काका चैडिप चिल्ला रहे हैं। उसकी आवाज में व्यंग्य था। चेहरा विजयी मुस्कान से भरा, जैसे उसने कोई रहस्य सुलझा लिया हो। रजत अपनी गाय की रस्सी पकड़े हुए गाय को लेकर वापस आने लगा। अब उसके मन में राहत थी। रजत अपने मन ही मन में कहता है, चलो फाइनली गाय मिल ही गई। तभी उसे पीछे से किसी के पायलों की आवाज सुनाई दी। छन छन, वो मधुर और रहस्यमयी आवाज नहर के पास से ही आ रही थी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई हल्के कदमों से चल रहा हो। रजत उस आवाज को सुनकर वहीं रुक गया। उसका चेहरा भ्रमित हो गया और मन ही मन में सोचने लगा, इस जंगल में इतनी रात गए यहां कौन सी लड़की हो सकती है। उसका दिल थोड़ा तेज धड़का और उत्सुकता से उसने जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ गर्दन घुमाई। तभी उसने देखा कि नहर के किनारे पर एक लड़की पानी भर रही है। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं, जैसे तारे आसमान में टिमटिमा रहे हों। गोरा चेहरा चांद की रोशनी में चमक रहा था और होंठ गुलाबी मुस्कान से सजे। उसकी साड़ी नीली थी, जो पानी की लहरों से मिल रही थी, और पायल की आवाज उसके हर कदम के साथ संगीत बजा रही थी। रजत उसे देखकर एकदम से उसके प्यार में पड़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रजत का चेहरा प्यार में लाल हो गया और उसकी आंखें उस लड़की की खूबसूरती को देखकर फैल गई और वह बस खड़ा होकर उसे देखता रहा, जैसे समय रुक गया हो। रजत ने अपनी गाय को वहां से घर की ओर हाँक दिया। गाय रंभाते हुए जंगल से घर के लिए चल दी, लेकिन उसका मन उस लड़की पर अटक गया था। वह खुद अपने कदम चुपके से बढ़ाते हुए धीमे धीमे उस लड़की का पीछा करने लगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। रजत उस लड़की का पीछा करते हुए वो नहर के पास में चला जाता है। वो लद्दद्द की कातिल भरी नजरों से रजत को देखती है और धीमे से उसकी तरफ मुस्कुरा जाती है। वो लड़की धीमे धीमे कदमों से पायल छनकाती हुई एक झोपड़ी की तरफ जा रही थी। वो नीली साड़ी में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। लड़की नहर के पास बनी एक छोटी झोपड़ी में रहती थी, जो पेड़ों की छाया में छिपी हुई थी। झोपड़ी की दीवारें मिट्टी की बनी हुई थी, छत पत्तों से बनी हुई थी। रजत लड़की का पीछा करते करते उसके पास पहुंचा। उसकी सांस थोड़ी तेज थी। रजत की आंखें चमक रही थीं। लड़की ने रजत को देखा और उसकी तरफ मुड़कर मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान इतनी मधुर थी कि जैसे फूल खिल गया हो। रजत की आंखें शर्म से झुक गईं। रजत ने ऐसी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखें गहरी झील जैसी, बाल रेशम से मुलायम और चाल इतनी नाजुक कि जो भी देखे वो थम सा जाए। वह देखते ही देखते उसके प्यार में पड़ गया। उसका दिल जोर से धड़का, चेहरा लाल हो गया, होंठ थरथराए और वह बस उसे निहारता रहा जैसे कोई सपना हो। फिर हिम्मत जुटाकर उससे उसके बारे में पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? यहां जंगल में क्या कर रही हो? कहां से आई हो?
उसकी आवाज नरम थी, आंखें उम्मीद से भरी, जैसे वह हर जवाब को जानना चाहता हो। लड़की ने शर्माते हुए कहा, मेरा नाम मीरा है, मैं यहां अपने परिवार के साथ रहती हूं। उसकी आवाज मधुर थी, चेहरा झुका हुआ, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बरकरार थी। रजत ने और पूछा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तुम इतनी अकेली क्यों लग रही हो? मीरा ने हल्के से हंसते हुए बताया, मेरे माता पिता हैं और छोटा भाई, हम यहां खेती करते हैं। रजत ने फिर पूछा, तुम इस जंगल में अकेली रहती हो? रजत चेहरा चिंतित लग रहा था, उसकी भौहें सिकुड़ गई, जैसे वह उसकी सुरक्षा की फिक्र कर रहा हो। मीरा ने नजरें मिलाते हुए कहा, नहीं, मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूं। वे खेतों में सुबह से शाम तक काम करते हैं। उसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी, लेकिन उसका चेहरा शांत था। फिर मीरा ने रजत से कहा, अब तुम अपने घर जाओ, कल शाम को इसी वक्त मिलेंगे, क्योंकि अब मेरे माँ और पिता आने वाले हैं। अगर मुझे तुम्हारे साथ देख लेंगे तो बहुत मारेंगे। उसकी आवाज में डर था और चेहरा थोड़ा सफेद पड़ गया। वो इधर उधर देख रही थी, जैसे कि शायद उसके माता पिता आने वाले हो। रजत खुश होकर वहां से चला गया। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, मुस्कान इतनी चौड़ी कि दांत दिख रहे थे। रजत झूमते हुए धीमे धीमे कदमों से अपने घर रवाना हो जाता है। प्यार में डूबा रजत अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर देखता है कि उसकी गाय भी सुरक्षित घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही रजत के माता पिता ने पूछा, इतनी देर कहां हो गई? मां का चेहरा चिंतित नजर आ रहा था। रजत के पिता ने अपनी भौहें गुस्से से सिकोड़ते हुए कहा, आ गए क्या नवाब साहब, इतनी देर से कहां थे? पर रजत ने बात को टाल दिया और कहा, बस गाय जंगल में दूर चली गई थी, उनको देखने में काफी टाइम हो गया, फिर गांव की चौपाल पर चला गया था। अपनी बात को छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चेहरा छिपी खुशी से चमक रहा था। आज रजत कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा था। उसकी आंखें सपनों में खोई हुई थीं और चेहरे मुस्कान बार बार आ जाती। वह रात को खाना खाकर उस लड़की के ख्यालों में सो गया। अगली सुबह उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, जो दिल को चीर रही थी। रजत उठकर बाहर आया। उसकी आंखें नींद से भरी हुई थी, लेकिन रोने की आवाज सुनकर उसका चेहरा तनाव से भर गया। उसने देखा कि उनकी गाय मरी पड़ी है। गाय का शरीर सूखा है, गर्दन पर वही दांतों के निशान हैं जो उसने मदन काका की भैंस की गर्दन पर देखे थे। उसकी मां रो रही है, बे अपने हाथों से मरी हुई गाय को सहला रही थी। उसकी दादी पास में बैठी थी, उनका चेहरा उदास है, उनकी आंखें लाल हो रही थीं और कह रही थी, ये चैडिप ने ही इसके खून को पीकर मारा है। दादी की आवाज कांप रही थी, उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। रजत ने कहा, दादी और मां, मैंने एक कीड़ा देखा था जो इसका खून पी रहा था और मैंने उसे मसल कर मार दिया। जंगल का किस्सा सुनाते हुए रजत का चेहरा गंभीर था। तो दादी ने कहा, अरे तूने ये क्या किया? अब चैडिप तेरे पीछे आएगी। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साथ दिखाई दे रही थीं। उनकी आंखें डर से फैली थीं। फिर उन्होंने कहा कि चैडिप कभी कभी कीड़ा बनकर जानवरों के खून को चूसती है। रजत इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसका मन तो बस उस लड़की मीरा पर अटका हुआ था। वह चैडिप की कहानियों को बकवास मानता। वो ही मन में कहता है, दादी तो फालतू में ही मेरी चिंता कर रही है, ये सब बुजुर्गों की पुरानी सोच है। शाम होते ही वह फिर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके कदम तेज थे, चेहरा उत्साह से चमक रहा था, आंखें मीरा की याद में खोई हुई थीं। जंगल में पहुंचकर वह मीरा की झोपड़ी के पास गया, जहां मीरा उसका इंतजार कर रही थी। मीरा ने उसे देखते ही मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें नरम थीं, चेहरा गर्मजोशी से भरा, जैसे वह रजत की हर बात को जी रही हो। वे दोनों साथ बैठे बातें की और रजत मीरा की गोद में सिर रखकर सो गया। मीरा अपने हाथ रजत के बालों में घुमा रही थी। उसकी सांसें शांत थीं, लेकिन रजत को सोने के कुछ देर बाद कमजोरी सी महसूस होने लगी। उसका सर भारी सा लगने लगा। उसकी सांसें थोड़ी तेज सी चल रही थीं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। आंखें थकान से भारी हो गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कमजोरी और थकान क्यों हो रही है। वह मन ही मन सोचता, शायद दिन भर की भागदौड़ से होगा, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर छिपा था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा।
हर शाम रजत मीरा से मिलने जाता, उसकी गोद में सोता और हर बार कमजोरी बढ़ती जाती। मीरा हमेशा मुस्कुराती रहती, उसकी आंखें रहस्यमयी चमक से भरी हुई होती थीं। लेकिन कुछ दिन में ही रजत काफी कमजोर हो चुका था। उसके गाल पिचक गए थे, आंखें गड्ढों में धंस गईं, चलते हुए पैर लड़खड़ाने लगे। उसका चेहरा हमेशा थका हुआ सा लगता था। रजत की हालत को देखकर उसके घर वाले चिंतित हो गए थे। वे सोच रहे थे कि हमारे रजत को पता नहीं दिनों दिन क्या होता जा रहा है। उसके घर वाले चिंतित हो गए। मां का चेहरा रजत की हालत को देखकर उदास था। आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और पिता की भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई थीं। दादी तो बार बार सिर पीटती। रजत की मां ने रजत से एक दिन पूछा, रजत बेटा, तुझे किसी बात की चिंता खाए जा रही हो तो वो बता दे। तू दिनों दिन बेटा इतना कमजोर होता जा रहा है। हम तेरे खाने पीने की पूरी चीजें लेकर आ रहे हैं, फिर भी तू बहुत ज्यादा कमजोर सा होता जा रहा है। बेटा अब तू घर से बाहर मत जाया कर और घर में कुछ दिन आराम कर। रजत कहता है, मां ऐसी कोई बात नहीं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ आखिर ये क्या हो रहा है। वे उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच की, ब्लड टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर रजत के पिता से कहते हैं, देखो इसकी हालत बहुत खराब है, इसमें खून नहीं बचा है, इसका शरीर ब्लड नहीं बना रहा है, इसमें ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। रजत के पिता डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब हम इसे बढ़िया खिला पिला रहे हैं, लेकिन पता नहीं इसके साथ कुछ दिनों से क्या हो रहा है, ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है। आप कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। उन रिपोर्ट्स को देखकर तो डॉक्टर को समझ नहीं आया कि आखिर इस लड़के में कमजोरी क्यों आ रही है और इसका खून कहां जा रहा है। डॉक्टर का चेहरा भ्रमित था, माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं और उनकी आंखें रिपोर्ट्स पर टिकी हुई थीं। उसने रजत को खून की बोतल चढ़ाई, आईवी ड्रिप लगाई, लेकिन हालत जस की तस रही, कोई सुधार नहीं हुआ। रजत का शरीर और कमजोर लगने लगा, चेहरा दर्द से विकृत हो रहा था। रजत कुछ दिन हॉस्पिटल में ही एडमिट रहा था। फिर धीरे धीरे रजत की हालत में सुधार होने लगा। वो अब पहले से अच्छा महसूस करने लगा। डॉक्टर ने रजत की छुट्टी कर दी और रजत के पिता को सख्त हिदायत दी कि रजत को कुछ दिनों तक घर में ही आराम करने दो। उसकी बॉडी धीरे धीरे रिकवर होने लग रही है। रजत के पिता रजत को घर ले आते हैं और उससे कह देते हैं कि घर से बाहर मत जाना, घर में ही आराम कर। रजत खाना खाकर अपने कमरे में सो गया। रात का समय हो रहा था। रात की बात है, रजत आराम से अपने कमरे में लेटा हुआ था। रात के करीब 12 बजे का समय हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वातावरण में सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। तभी रजत को एहसास हुआ कि कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है और उसके दरवाजे को खटखटा रहा है। दरवाजे के बाहर एक हल्की रहस्यमयी दस्तक थी, जैसे कोई बुला रहा हो। रजत का दिल धक से रह गया, चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखें डर से फैल गईं, लेकिन वह बिस्तर से नहीं उठा। उसने दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद दस्तक अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ फिर से सन्नाटा फिर छा गया। दरवाजे से दस्तक बंद के बाद रजत ने राहत की सांस ली। उसका चेहरा थोड़ा शांत हुआ और वह करवट बदलकर सो गया। फिर वह गहरी नींद में सो गया। फिर कुछ देर बाद रजत के कमरे के दरवाजे की कुंडी अपने आप खुल गई। फिर किसी के कदमों की हल्की चरमराहट कमरे सुनाई दे रही थी, जैसे कोई चुपके से अंदर घुस रहा हो। उस आवाज से रजत की नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा कि कोई धीमे कदमों से चलता हुआ उसके पास आ रहा है। उसके कदम इतने हल्के कि हवा भी महसूस न हो। अंधेरा होने की वजह से उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक साया सा महसूस हो रहा था। रजत सोच रहा था, मेरे साथ आखिर ये क्या हो रहा है। डर के मारे उसका चेहरा पसीने से तर हो गया। उसकी आंखें उस काली परछाई को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रही थीं। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। रजत को अभी तक इस बात की भनक नहीं थी कि जो उसके पास आ रहा है वो कितनी भयानक चीज है। रजत की आवाज उसके गले में अटक कर रह गई। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। रजत बेहोशी जैसी हालत में चुपचाप पड़ा हुआ था। उसका शरीर पूरी तरह सुन्न हो चुका था। न तो वह हिल पा रहा था, न डुल पा रहा था। उसकी आंखें आधी खुली हुई थीं, लेकिन नजरें धुंधली सी हो गईं। उसका चेहरा पसीने से तर हो रहा था और दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा।
वह चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रहा था। गला सूखा और अटका हुआ महसूस हो रहा था। तभी वह भयानक आकृति रजत के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें गर्म और भारी थीं, जैसे कोई मौत का फरिश्ता हो। अचानक से हवा का एक तेज झोंका चला, जो कमरे में घुस आया, और हवा की वजह से रजत के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। चंद्रमा की चांदनी उस कमरे में फैल गई। ठंडी और चांदी जैसी रोशनी हर कोने को रोशन कर रही थी। चंद्रमा की रोशनी में वह आकृति स्पष्ट दिखाई देने लगी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहराते हुए सुंदर लग रहे थे। आंखें लाल चमकती हुईं और चेहरा इतना डरावना कि रजत का दिल रुक सा गया। रजत को उसका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन डर से उसकी आंखें फैल गईं। चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे कोई पुराना सपना हकीकत बन गया हो। वह आकृति एकदम नग्न अवस्था में थी। उसके मुंह पर ताजा खून लगा हुआ था, जो चांदनी में चमक रहा था। होठों से खून की बूंदें टपक रही थीं। जब वह रजत के एकदम करीब आई, तो रजत उसे देखकर एकदम से भौचक्का सा रह गया। उसकी आंखें आश्चर्य और आतंक से फैल गईं। मुंह खुला रह गया, लेकिन आवाज नहीं निकली। चेहरा पत्थर सा हो गया। वह कोई और नहीं बल्कि वही लड़की मीरा थी, लेकिन अब उसकी आंखें भूखी और क्रूर थीं। उसकी मुस्कान एकदम किसी राक्षस जैसी लग रही थी। मीरा ने नरम लेकिन डरावनी आवाज में कहा, क्या हुआ तुम्हें जो मुझसे कुछ दिनों से मिलने नहीं आ रहे हो? लो, मैं आ गई तुमसे मिलने के लिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, लेकिन चेहरा मुस्कुराता हुआ डरावना लग रहा था। जब बोली मुस्कुराई तो उसके दांत चमकते हुए दिखे और उन दांतों से खून की बूंदें टपक रही थीं। फिर उसने कहा, मैंने खून तो बहुत पिए हैं, पर जो मजा तुम्हारे खून में है वो किसी और खून में कहां है? उसकी आंखें लालच से चमक रही थीं। अपने होठों पर लगे हुए खून को चाटते हुए उसने कहा, जैसे वह बहुत भूखी हो। रजत हैरानी से बस उसे देखे जा रहा था। उसकी आंखें फैली हुई ही थीं और उसके चेहरे पर फैले डर को स्पष्ट देखा जा सकता था, लेकिन शरीर लकवाग्रस्त सा हो गया था। वह अपने मन ही मन में कह रहा था, मतलब मदन काका की बात सच है, ये चैडिप है जो इंसानों का खून चूसती है। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी मुट्ठियां भिंची हुईं, लेकिन हिल नहीं रहीं। फिर चैडिप रजत के पैरों के पास गई। उसकी चाल धीमी और शिकारी जैसी थी। आंखें रजत पर टिकीं। उसने रजत के अंगूठे में अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। उसके दांत इतने तेज कि त्वचा आसानी से फट गई और वह उसका खून पीने लग गई। धीरे धीरे चूसते हुए उसकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन रजत को जरा सा भी एहसास नहीं हुआ, जैसे उसका शरीर सुन्न हो चुका हो। वह बस देखता रहा। आंखें डर से भरी हुई थीं। जब उस चैडिप की प्यास बुझ गई तो वह संतुष्ट मुस्कान के साथ उठी। उसके होठों पर रजत का खून चमक रहा था। आंखें तृप्त थीं। फिर वह कमरे से निकल गई। उसकी आकृति छाया की तरह गायब हो गई। अचानक से रजत के कमरे का दरवाजा अपने आप जोर की आवाज के साथ बंद हो गया और खिड़की भी अपने आप बंद हो गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ ने दरवाजे और खिड़की को बंद कर दिया हो। उस चैडिप के जाते ही रजत गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब रजत उठा तो उसे आज और भी ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। उसका सिर इतना भारी सा लग रहा था कि बिस्तर से उठना मुश्किल हो रहा था। उसका चेहरा पीला और थका हुआ सा लग रहा था। उसकी आंखें धंसी हुई सी लग रही थीं। रजत अपने सर पर हाथ लगाते हुए अपने आप से कहता है, यह रात में मेरे साथ क्या हुआ था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? कुछ तो हुआ था मेरे साथ। शायद मेरा कोई भयानक सपना था। वह अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करता है और अचानक से मम्मी मम्मी चिल्लाता हुआ गिर जाता है। उसकी आवाज कमजोर लेकिन डरावनी सी लग रही थी। चेहरा दर्द से विकृत था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी मां और पिता दोनों भागकर उसके कमरे में आते हैं। रजत की हालत देखकर उसकी मां का चेहरा सफेद पड़ गया। डर से आंखें आंसुओं से भर गईं और उसके पिता की भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। फिर वे पूछते हैं, क्या हुआ तुझे रजत? मां की आवाज कांप रही थी। बेबी अपने हाथ रजत को सहलाते हुए पूछ रही थी। पिता का चेहरा गंभीर हो गया। अब रजत के मां पिता की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दिन ब दिन इसकी हालत कमजोर क्यों होती जा रही है। उन्होंने कहा,
हमने कई डॉक्टर को दिखा लिया, पर अभी तक कोई आराम नहीं मिल रहा है। आखिर हमारे रजत को ये हो क्या रहा है? मां का चेहरा उदास और बेबस हो गया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पिता के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। बे अपने हाथ रजत के कंधे पर रखे हुए रजत को हिम्मत बढ़ा रहे थे। रजत की मां रजत के लिए खाने में कुछ और लेने रसोई की ओर गई। उनका चेहरा अभी भी चिंता से भरा हुआ था। आंखें लाल और थकी हुई, जैसे वह रात दिन जाग रही हो। रजत अपने कमरे में अकेला बैठा आराम कर रहा था। बिस्तर पर पीठ टिकाए उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन बहुत कुछ चल रहा था। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया, क्या सच में रात में जो मेरे साथ हुआ था वो मेरा सपना था, या सच में मीरा चैडिप है? वह मन ही मन उलझन में पड़ गया। भौहें सिकुड़ी हुई थीं और होंठ काटते हुए कुछ सोच रहा था। आंखें खुली, लेकिन दूर कहीं खोई हुई थी। रजत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका चेहरा भ्रम और डर के मिश्रण से विकृत हो गया, जैसे कोई रहस्य उसे अंदर से खा रहा हो। रजत के पिता उसे फिर डॉक्टर के पास ले गए। वह हर पल रजत की सेहत की फिक्र में परेशान हो रहे थे। डॉक्टर उसकी हालत देखकर हैरान हो गया। डॉक्टर रजत की ब्लड रिपोर्ट और सभी रिपोर्ट्स की जांच करके रजत के पिता से कहता है, पहले वाली प्रॉब्लम इसे फिर से होने लग रही है। मैंने ऐसा केस अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। इस पर जितना ब्लड चढ़ता है उससे ज्यादा तो इसके शरीर से ब्लड निकल जाता है। आखिर इसका ब्लड कहां जा रहा है? हमें रजत को कुछ दिनों के लिए यहां भर्ती करना पड़ेगा। डॉक्टर की आवाज गंभीर थी। फिर रजत को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था। जब तक रजत हॉस्पिटल में था तब तक बो चैडिप हॉस्पिटल में नहीं आई, जैसे वह वहां बो किसी से डर रही हो। कुछ दिनों बाद रजत पहले से अच्छा महसूस करने लगा। उसका चेहरा थोड़ा रंगत लिए हुए, आंखें चमकदार, शरीर में ताकत लौट आई। हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर वह अपने घर आ गया। घर आने के बाद उसकी मां, पिता और दादी सब बातें कर रहे थे। मां का चेहरा खुशी से चमक रहा था। दादी का चेहरा राहत भरा सा लग रहा था और दादी हाथ जोड़े हुए जैसे भगवान का शुक्रिया अदा कर रही हों। तभी शाम के वक्त रजत को मीरा की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, रजत मेरे पास आओ ना, काफी दिन हो गए मुझे तुम्हारी बाहों में सोए हुए। आवाज मीठी लेकिन डरावनी सी लग रही थी। यह आवाज सिर्फ रजत को ही सुनाई दे रही थी और किसी को नहीं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। दिल तेज धड़कने लगा। रजत वहां से उठकर अपने घर के चारों तरफ इधर उधर देखने लगा। रजत मीरा को हर कोने में तलाश कर रहा था। रजत को मीरा की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। उसका चेहरा उत्सुक और डरा हुआ सा लग रहा था, लेकिन वहां पर उसे मीरा दिखाई नहीं दी। सिर्फ उसकी आवाज ही सुनाई दे रही थी, पर वातावरण में सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ था। रजत को अब मीरा की याद आने लगी, क्योंकि उससे काफी दिन जो गए थे उससे मिले हुए। जब वह उससे मिलने के लिए बाहर जंगल में जाने की सोचता और अपनी बाइक जंगल में जाने के लिए स्टार्ट करता है, इंजन की आवाज गूंजती है। तभी रजत के पिता उसे टोकते हैं और पूछते हैं, शाम ढल चुकी है और तेरी तबीयत खराब है, तू बाहर जा रहा है, चल घर के अंदर, चुपचाप कुछ दिन आराम कर। पिता की आवाज में गुस्सा झलक रहा था, लेकिन उनकी आवाज में अपने बेटे के लिए चिंता भी नजर आ रही थी। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और उनकी आंखें रजत पर टिकी हुई थीं। रजत मायूस होकर अपने कमरे में चला जाता है। उसका चेहरा उदास हो गया था और अपनी आंखें नीची करके चुपचाप दवाई गोली लेकर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसे मीरा की बहुत याद आ रही थी। मीरा को लेकर उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी, जैसे मीरा का प्यार उसे अपनी ओर खींच रहा हो। रात को खाना खाकर रजत चुपचाप सो जाता है, लेकिन सपनों में मीरा आ रही थी। तभी रजत के घर के बाहर कुत्तों के जोर से भौंकने की आवाज सुनाई दी, जैसे वे किसी अदृश्य खतरे को महसूस कर रहे हों। उनकी आवाजें तेज और डरावनी थीं। कुत्ते आज इतनी तेज रो रहे थे कि कुत्तों की आवाज से पूरा गांव जाग जाए। फिर रजत के घर की तरफ किसी की पायलों की आवाज सुनाई देने लगी, छन छन। ऐसा लग रहा था कि पायल छनकाते हुए रजत के घर के पास कोई आ रहा है। हवा में एक ठंडी सिहरन फैली हुई थी। रजत अपने कमरे में आराम से सो रहा था। उसे तथा उसके घर वालों को इस बात की भनक भी नहीं थी कि जो पायल छनकाती हुई उसके पास आ रही है
वो कोई और नहीं बल्कि वही डायन चैडिप है। फिर रजत के कमरे का दरवाजा किसी ने खोला। चरमराहट की आवाज कमरे में गूंजी और वह कोई और नहीं बल्कि वही चैडिप थी। वह पूरी तरह नग्न अवस्था में थी, बाल बिखरे हुए हवा में लहराते, मुंह पर ताजा खून लगा हुआ जो चांदनी में चमक रहा था, आंखें लाल और भूखी। वह सीधा रजत के ऊपर बैठ गई। उसके वजन से रजत का शरीर दब सा गया। रजत की आंखें अचानक से खुल गईं, आंखें फैल गईं डर से, सांसें रुक सी गईं। उसके सीने पर मीरा बैठी थी, लेकिन अब वह मीरा नहीं लग रही थी। चेहरा क्रूर मुस्कान से सजा, दांत नुकीले और चमकते। फिर वह रजत के एक एक करके पूरे कपड़े उतार देती है। अब रजत पूरी तरह निर्वस्त्र हो चुका था। अब चैडिप रजत के साथ संभोग करने लगती है। संभोज के दौरान मीरा रजत को अपने नाखूनों से बुरी तरह खरोंचने लगती है, जिससे रजत के शरीर में निशान पड़ जाते हैं। लेकिन रजत को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं होता है। वो बस संभोग का आनंद ले रहा था। थोड़ी देर बाद अपनी प्यास बुझाकर चैडिप वापस लौट जाती है। उसका चेहरा तृप्त हो चुका था और वह छाया की तरह रजत के घर के बाहर निकलकर गायब हो गई। रजत के कमरे का दरवाजा जोर की आवाज के साथ अपने आप बंद हो जाता है। अगली सुबह रजत की आंखें खुलती हैं। वह पूरी तरह निर्वस्त्र होकर बिस्तर पर पड़ा हुआ। आज उसका चेहरा थका हुआ सा लग रहा था। रजत को रात में क्या हुआ वो कुछ याद नहीं था। मन ही मन सोचता, आखिर मैंने मेरे कपड़े कब उतारे। उसकी भौहें सिकुड़ी हुईं और चेहरा उलझन से भरा हुआ लग रहा था। फिर वह अपने मन में सोचता है, शायद गर्मी की वजह से मैंने उतार दिए होंगे, पर रात में मेरे साथ क्या हुआ वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। उसके शरीर पर जगह जगह नाखूनों के निशान दिखाई दे रहे थे, लाल और गहरे, जैसे किसी ने खरोंच मारी हो। लेकिन रजत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे आज भी थोड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही थी। वह सुबह उठकर अपनी दादी के पास चला गया। दादी के पास जाकर रजत थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश करता है। वह अपनी दादी से बातों में व्यस्त था। तभी उसकी दादी ने उसकी गर्दन पर और चेहरे पर वो नाखूनों के निशान देखे। निशानों को देखकर दादी की आंखें फैल गईं। उनका चेहरा चिंता से भर गया और उनके माथे पर बल पड़ गए। दादी ने उससे पूछा, आखिर ये निशान कहां से आए? उसकी आवाज गंभीर थी। उनके हाथ रजत की गर्दन छूते हुए कांप रहे थे। तो रजत कुछ नहीं कहता है और बस इतना ही कहता है, रात में तो सही था, फिर सुबह पता नहीं ये निशान कहां से आए। रजत भी अपने आप में सोच रहा था, पता नहीं ये मेरे निशान कहां से आ गए। उसकी दादी को कहीं ना कहीं उस पर शक होने लगा था। दादी का चेहरा सख्त हो गया, आंखें संदेह से सिकुड़ गईं, जैसे वह कोई राज समझ रही हो। उसकी दादी रजत से कहती हैं, बेटा आज रात तू मेरे पास सोना। दादी का चेहरा गंभीर था। उनके माथे पर गहरी लकीरें उभर आईं, जैसे वह कोई बड़ा खतरा महसूस कर रही हो। रजत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं दादी, मैं तो अपने कमरे में ही सोऊंगा। उसका चेहरा थोड़ा जिद्दी लग रहा था, जैसे वह दादी की फिक्र को हल्का ले रहा हो। दादी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, पर मैं तेरे पास सो जाऊंगी। अब तो तुझे कोई दिक्कत नहीं है ना? उनकी आवाज में दृढ़ता थी। रजत ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है दादी, सो जाना आप मेरे साथ। उसका चेहरा शांत हो गया, लेकिन मन में थोड़ी उलझन छिपी हुई थी। फिर रजत की दादी रजत की मां से कहती है, रजत जब से जंगल से गाय को लेकर आया है तब से कमजोर होता जा रहा है। मुझे तो लगता है कि कहीं इसके साथ जंगल से वो चैडिप भी आ गई है। मुझे इस बात का पता आज रात में ही लगाना होगा। दादी की आवाज कांप रही थी, चेहरा सफेद पड़ गया डर से। रजत की मां दादी की बातें सुनकर परेशान हो गई। उसका चेहरा उदास हो गया, आंखें नम हो आईं। उन्होंने हां में हां मिलाई। हाँ माँ जी, मुझे भी डर लग रहा है। मां की आवाज में बेबसी थी। फिर रात होने पर रजत की दादी अपने हाथ में लहसुन की माला और एक लाठी लेकर रजत के कमरे में सोने के लिए आ जाती है। वह रजत से कहती है, बेटा थोड़ा सतर्क होकर सोना। रजत की दादी सावचेत होकर बिस्तर पर लेट जाती है। उन्होंने लाठी को मजबूती से पकड़े हुए था, जैसे वह युद्ध के लिए तैयार हों। रजत ने आश्चर्य से पूछा, दादी ये लहसुन की माला और लाठी लेकर क्यों आई हो? रजत ने उत्सुकता से दादी से पूछा। रजत की दादी ने बात टालते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, ये बिल्ली बहुत हो गई है ना, बस इसलिए लाठी लेकर आई हूं।
अब तू आराम से सो जा। रजत को दादी का चेहरा कुछ चिंतित सा दिखाई दे रहा था। रजत दादी से पूछता है, दादी सब कुछ ठीक है ना? दादी कहती है, बेटा सब ठीक है, तू आराम कर। रजत को थोड़ी देर बाद आराम से नींद आ जाती है, लेकिन रजत की दादी सोती नहीं है। वह उस चैडिप का इंतजार करती है। उनकी आंखें खुली और सतर्क रहती हैं। उनको पता था कि अगर सच में रजत के पीछे चैडिप लगी हुई है तो बोट यहां आज रात को जरूर आएगी, और कुछ भी हो जाते उस चैडिप से मैं अपने बेटे को बचाकर रहूंगा। और रजत की दादी अब उस चैडिप का इंतजार करने लगती है। धीरे धीरे रात गहरी हो जाती है। घर के बाहर से कुत्तों के रोने की आवाज आने लगती है। रात के 12 बजे के करीब का समय होता है और इस रात को वही होता है जिसका रजत की दादी को डर था। उन्हें खिड़की के बाहर किसी की एक काली परछाई दिखाई देती है जो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई मौत की छाया हो। उस काली परछाई को देखकर गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं। उनकी आवाजें डरावनी और लगातार तेज होती जाती हैं, जैसे वे किसी भयानक खतरे की चेतावनी दे रहे हों। रजत की दादी एकदम से चौकन्नी हो जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उनकी आंखें एक अनजाने खौफ से फैल जाती है और वह अपनी लाठी और लहसुन की माला को कसकर पकड़ लेती है। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनका इरादा अटल था। फिर अचानक से रजत के कमरे का दरवाजा खुलता है। वह चैडिप पायल छनकाते हुए नग्न अवस्था में रजत के पास जाने लगती है। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसके मुंह पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे, लेकिन वह एकदम से दरवाजे के पास ही रुक जाती है। वह आगे नहीं बढ़ती। अचानक से ही उसका चेहरा विकृत हो गया। वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। चैडिप गुस्से से उस कमरे गुर्राने लगती है। शायद चैडिप को पता लग चुका था कि इस कमरे में रजत के अलावा कोई और भी है, जिसे चैडिप और रजत के बारे में पता चल चुका है। फिर रजत की दादी उस लाठी को 3 बार जमीन पर पटकती है। हर पटक के साथ चैडिप की जोर की आवाज गूंजती है। उसका चेहरा गुस्से खौफनाक हो जाता है। वो जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। और फिर दादी ने वह लहसुन की माला चैडिप के गले की तरफ फेंकी। माला हवा में घूमती हुई जाती है, और जब वह माला चैडिप के शरीर पर लगती है तो चैडिप को बहुत तेज जलन होने लगती है, जैसे उसकी त्वचा जल रही हो। वह जोर से चीख मारती है। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि किसी के भी कान फाड़ दे। उसकी चीख ने गांव में रात के सन्नाटे को चीर दिया। उसका चेहरा दर्द से टेढ़ा हो गया। आंखें आग की तरह जल रही थीं और चीख मारते हुए घर से बाहर निकल जाती है। फिर कहीं हवा में वहां से गायब हो जाती है। अब दादी का शक यकीन में बदल चुका था। उनका चेहरा विजयी लेकिन चिंतित लग रहा था, लेकिन रजत की फिक्र में उनकी आंखें नम हो गईं। उन्हें रजत की चिंता सताने लगी। मन में डर कि यह चैडिप वापस आएगी और रजत के पूरे खून को चूसकर उसे तड़फा तड़फा कर मार डालेगी। सुबह के करीब 4 बज चुके थे। रजत की माँ पिता जाग गए थे। माँ का चेहरा नींद से भरा था, लेकिन उन्हें भी रजत की चिंता होने लग रही थी। पिता की आंखें थकी हुई सी लग रही थीं। उसकी दादी ने उन दोनों से कहा, रजत के पीछे चैडिप लग चुकी है। वो रात के वक्त रजत के पास आती है और इसके खून को धीरे धीरे पीने लग रही है। दादी की आवाज कांप रही थी। चेहरा सफेद और डरा हुआ था। आंखें गहरी हो गईं, जैसे वह कोई भयानक दृश्य याद कर रही हों। उन्होंने आगे बताया, वो चैडिप इतनी भयानक है कि उसके दांतों से खून टपकता है और वो धीरे धीरे करके इंसान के खून को चूसती है, जिससे इंसान का शरीर सूखकर कंकाल सा हो जाता है। वो आत्मा तक चूस लेती है। कोई बच नहीं पाता उसके चंगुल से। मां का चेहरा सुनकर सफेद पड़ गया। उनके आंसू बहने लगे। हाथ मुंह पर रखे दहशत से पिता की भौहें गुस्से और डर से सिकुड़ गईं। रजत के पिता ने रजत की दादी से पूछा, लेकिन मां, रजत को बचाने के लिए अब क्या करें? पिता का चेहरा चिंता और बेबसी से भरा हुआ था। आंखें नम हो गईं। माथे पर गहरी लकीरें पड़ गईं, जैसे वह कोई रास्ता तलाश रहे हों। रजत की दादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तेरे पिता की जान भी इसी चैडिप ने ली थी। तब से मुझे इसके बारे में जानकारी है। और जो श्यामू है, उसके बेटे की मौत भी इसी चैडिप की वजह से हुई थी। चैडिप खुद अपने से नहीं आती, बल्कि जो इसको बुलाता है उसकी वजह से ही आती है। रजत ने ही इसको बुलाया होगा।
पर कैसे बुलाया ये तो रजत ही जानता है। दादी का चेहरा पुरानी यादों से उदास हो गया। आंखें दूर कहीं खोई हुई थीं, होंठ कांप रहे थे, जैसे वह कोई दर्दनाक इतिहास दोहरा रही हो। हाथ आपस में मले जा रहे थे। रजत की दादी फिर कहती है, बेटा, जब श्यामू के बेटे की मौत हुई थी उस समय चैडेप को तंत्र मंत्रों की सहायता से इस गांव की सीमा से बाहर किया गया था। कई साल पहले की बात है। पास में जो छाबरपुरा गांव है उसमें एक झाड़ फूंक करने वाले तांत्रिक रहते थे। गांव वाले उन्हें बुलाकर लाए थे। ये बात तुम्हें याद होगी ही, जब गांव में यज्ञ हुआ था। उस टाइम तू छोटा था। उसी तांत्रिक ने इस मनहूस चैडेप को इस गांव से बाहर निकाला था और उस जंगल में नहर के पास उसकी काली शक्तियों को बांध दिया था। लेकिन रजत ने उस कीड़े को मारकर इसको आजाद कर दिया और अब वो इस घर में आ चुकी है। दादी की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों था। उनका चेहरा सख्त हो गया। आंखें जल रही थीं, जैसे वह चैडेप को सामने देख रही हों। माथे पर पसीना चमक रहा था। रजत के पिता ने कहा, तो मां, क्या वो तांत्रिक आज भी है क्या? पिता की आंखें उम्मीद से चमक उठीं। चेहरा थोड़ा उत्साहित सा लग रहा था, लेकिन अभी भी उन्हें अंदर अंदर चिंता सताए जा रही थी। रजत की दादी कहती है, ये तो उस गांव में जाने के बाद ही पता चलेगा। रजत के पिता सुबह तांत्रिक के गांव में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका चेहरा दृढ़ इरादे से भरा हुआ था, जैसे वे किसी मिशन पर निकल रहे हों। वे रजत से कहते हैं, रजत, जल्दी से तैयार हो जा, हमें कहीं जाना है। रजत भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाता है। वो सोच रहा था, पता नहीं पिताजी अब कहां लेकर जा रहे हैं। जैसे वह समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन पिता की बात मानते हुए वो तैयार होकर गाड़ी में बैठ जाता है। वे सभी घर से तैयार होकर तांत्रिक के गांव की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में सन्नाटा था, लेकिन उनके चेहरे पर उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी कि शायद बोल ठीक हो जाए। उस गांव में जाकर रजत के पिता ने तांत्रिक के बारे में पूछा। उनका मन तांत्रिक से मिलने के उत्सुक था। गांव वालों ने बताया कि वो गांव से थोड़ी ही दूर एक झोपड़ी में रहते हैं। गांव वालों के चेहरे सम्मान से भरे हुए थे, जैसे कि बोस उस तांत्रिक का बहुत ज्यादा सम्मान करते हो। रजत के पिता रजत को वहां तांत्रिक के पास ले जाते हैं। तांत्रिक की झोपड़ी गांव से थोड़ी दूर थी और जंगल में एक किनारे पर बनी हुई थी। झोपड़ी के बाहर राख की धूनियों के ढेर लगे हुए थे। झोपड़ी पुरानी और रहस्यमयी सी थी। झोपड़ी में धुंधली सी रोशनी आ रही थी। तांत्रिक वहां पर एक धूनी के पास बैठा हुआ था। उनके चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी और हाथ में रुद्राक्ष की काली माला थी। तांत्रिक रजत को देखकर कहता है, मतलब वो गांव में आखिर आ ही गई। उसकी शक्तियां अब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई हैं। तांत्रिक का चेहरा गंभीर हो गया थी। तांत्रिक गहरी और पैनी नजरों से रजत को देख रहा था, जैसे वह रजत की आत्मा तक देख रहे हों। रजत के पिता ने तांत्रिक से कहा, महाराज, मेरे बेटे को बचा लीजिए। आपने पहले भी उस चैडेप से गांव को मुक्ति दिलाई है। मेरे बेटे को उससे बचा लीजिए। रजत के पिता तांत्रिक के सामने गिड़गिड़ाते हुए कह रहे थे। उनका चेहरा नम आंखों से भरा हुआ था। वो तांत्रिक के सामने हाथ जोड़े हुए बैठे थे, जैसे वह अपने बेटे की जान की भीख मांग रहे हों। तांत्रिक फिर कहते हैं, मैं इसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, आगे भगवान की मर्जी है। तांत्रिक ने एक गंभीर आवाज में कहा। फिर वो आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगे, जैसे वे कोई मंत्र पढ़ रहे हों। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और वो रजत से पलंग पर लेटने को कहते हैं। रजत के माथे पर कुछ भभूत लगाते और एक कमंडल से जल लेकर उस पर छिड़कते हैं। तांत्रिक के कमंडल से जल छिड़कते ही उस झोपड़ी में एक रहस्यमयी सुगंध फैल गई। फिर रजत फिर नींद में चला जाता है। उसका चेहरा शांत हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं, सांसें नियमित चलने लग जाती हैं, जैसे वह किसी गहरे सपने में खो गया हो। फिर तांत्रिक ने सभी घरवालों को एक घेरे में थोड़ी दूर बैठने को कहा और तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर तांत्रिक का चेहरा एकाग्र हो गया। आंखें बंद करके बे किसी गहरे ध्यान में मग्न हो गए। हाथों में माला घूम रही थी। घर वाले चुपचाप एक घेरे में बैठ गए। मां का चेहरा डरा हुआ, आंखें नम और इधर उधर दौड़ती हुईं और पिता बेबस होकर रजत को देख रहे थे। फिर तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और रजत के माथे पर अपनी उंगली रखी। फिर तांत्रिक ने रजत से पूछा, रजत, बताओ,
ये लड़की तुम्हें पहली बार कहां मिली? तांत्रिक की आवाज गहरी और सम्मोहक थी। उनका चेहरा रजत पर टिका हुआ था, जैसे वे उसकी आत्मा तक पहुंच रहे हों। रजत नींद में कुछ बड़बड़ाने लगा। उसका चेहरा थोड़ा अजीब सा विकृत हो गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन पलकें फड़फड़ा रही थीं। वो नींद में अपनी पुरानी यादों को दोहरा रहा था। वह तांत्रिक से कहता है, मुझे वो जंगल में एक नहर के पास मिली। वो मुझे एक झोपड़ी में अपने घर ले गई और उसके घर में एक लाल मटका रखा हुआ था। उसने वो मुझे दिखाया और मेरे से तुड़वा दिया। रजत की आवाज कमजोर और कांपती हुई लग रही थी। चेहरा पसीने से तर हो रहा था, जैसे वह उस पल को फिर से जी रहा हो। फिर रजत ने उसके साथ जो भी घटना घटित हुई वो सब तांत्रिक को बताई। चैडिप का रात में आना, उससे संबंध बनाना, उसका खून पीना आदि सभी बातें। रजत की आवाज में डर और पछतावा साफ झलक रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखें अभी भी बंद, लेकिन आंसू की बूंदें बह रही थे, जैसे वह हर दृश्य को फिर से देख रहा हो। तांत्रिक ने ध्यान से सब सुना। उनका चेहरा गंभीर हो गया, भौहें सिकुड़ गईं, जैसे वे कोई बड़ा रहस्य सुलझा रहे हों। फिर तांत्रिक ने एक मटका लिया और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। उनकी आवाज तेज थी, उनका चेहरा तनाव से भरा हुआ था। तांत्रिक की आंखें बंद हो गईं और हाथ मटके पर घूम रहे थे, जैसे वे कोई शक्ति बुला रहे हों। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और मंत्रोच्चार करके एक लाल धागा रजत के हाथ और गले में बांध दिया। धागा बांधते हुए तांत्रिक का चेहरा संतुष्ट लग रहा था। फिर कुछ मंत्र पढ़कर जल के छींटे मारे। जल की बूंदें रजत पर गिरते ही वह तुरंत से उठ गया। उसका चेहरा ताजा लग रहा था, जैसे वह किसी गहरे नींद से जागा हो। फिर तांत्रिक ने रजत के पिता से कहा, देखो, मैंने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो चैडिप के हाथों न मारा गया। चैडिप जिसके भी साथ आती है वो उसे मारकर ही जाती है। वो उसे तड़पा तड़पा कर मारती है और उसका पूरा खून चूस लेती है। तांत्रिक की आवाज काफी गंभीर थी। उनकी आंखें पिता पर टिकीं, जैसे वे कोई अंतिम सलाह दे रहे हों। फिर तांत्रिक ने कहा, अब एक काम करना, अपने बेटे को आज ही शहर भेज दो और इसे वापस आने मत देना। शायद चैडिप इसकी जान बख्श दे, और ये लाल धागा इसके गले और हाथ से मत उतारना। तांत्रिक का चेहरा थोड़ा नरम हो गया, लेकिन चिंता साफ दिख रही थी। इसके बाद रजत के पिता ने रजत को हमेशा के लिए शहर भेज दिया। रजत को शहर भेजते वक्त पिता का चेहरा उदास, लेकिन उसकी जान भी तो चैडिप से बचानी थी। उनकी आंखें विदाई के समय नम हो गईं, जैसे वे अपना दिल का टुकड़ा भेज रहे हों। शहर में जाकर धीरे धीरे रजत की हालत सुधरने लगी। उसका चेहरा रंगत लिए हुए एकदम सही हो गया। शरीर में ताकत लौट आई। धीरे धीरे शहर में रहते हुए रजत की काफी टाइम हो गया। जब रजत शहर में रहा तो उसे एक दिन भी चैडिप दिखाई नहीं दी। शायद चैडिप से रजत को मुक्ति मिल गई। दोस्तों, यही थी रजत की कहानी। यह कहानी हमें किसी और ने नहीं बल्कि रजत ने ही भेजी है। उन्होंने कहा कि आप मेरी ये आपबीती अपने चैनल के माध्यम या शेयर के माध्यम से दुनिया को बताओ। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो हमें भेज सकते हो।